ये सही है। मैं कह रहा हूं 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति 100% सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। और अगर 100% सेल्फ डिपेंडेंट होता तो हाउ कैन पॉसिबल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फैमिली, हाउ कैन पॉसिबल दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ विलेज। तो हम 51% सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन हमारी कुछ नीड्स हैं, उस नीड्स को हम इंडिविजुअल नहीं फुलफिल कर सकते। अब सुनना, एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं। वह व्यक्ति जो अपने से, अपने हाथ के सहारे खाना खाए उसकी लाइफ, और वह व्यक्ति जो दूसरे के सहारे से खाना खाए उस व्यक्ति की लाइफ में डिफरेंस एनालाइज कर लीजिए, अपने आप डिसाइड हो जाएगा ना कि नहीं। दो तीन चीजें हैं। अगर वेस्टर्न थिंकर प्लस पॉलिटिकल थियरी, और पॉलिटिकल थियरी में यूनिट 1 यानी मीनिंग, स्कोप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यही है ना। इस यूनिट के साथ साथ ये पेपर 1 है, और इसी यूनिट के साथ साथ यूनिट 2 का नहीं, यूनिट 1 पेपर 2 भी आ जाएगा। यानी मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट एक साथ चले, क्योंकि यहां पर हमको लाकर रोकना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। समझे हो कि नहीं? यहां तक मुझे कहां रोकना पड़ेगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रोक देना पड़ेगा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक पढ़ लिए तो उसके आगे डेवलपमेंट कैसे होता है ये भी समझ लेंगे। तो जब बिहेवियरिज्म शुरू हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यहां पर दो तीन चीजें पढ़नी होगी, बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म, सिस्टम थियरी, डिसीजन मेकिंग, ठीक, फिर अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो एक साथ आपका खत्म हो। अगर ये चीजें, और उसके बाद इंडियन थिंकर में कोई टाइम नहीं लगेगा बहुत ज्यादा। इसको तो समझा देंगे, बांट देंगे, आधा आधा बांट देंगे। कुछ लोगों को गांधी जी दे देंगे, कुछ लोगों को एम एन राय दे देंगे, कुछ लोगों को, हाँ समझ रहे हो, समझा के निकाल देंगे, ठीक। और एक ही फंडा याद करना इंडियन थिंकर को समझने के लिए, कि कहीं पर भी अगर नहीं फंसते हो, तो जितने भी इंडियन थिंकर हैं सबने धर्म का सहारा लेकर रास्ता निकाल लिया। हाँ, सब धर्म का सहारा लिए, ए टू जेड। वेस्टर्न थिंकर यही अच्छा है कि वेस्टर्न थिंकर अगर कोई प्रॉब्लम में, कोई भी थिंकर प्रॉब्लम में फंसता है, तो देयर इज नो सपोर्टिंग ऑफ द रिलीजन, बट सॉल्यूशन ऑफ इन दिस प्रॉब्लम द लॉजिकल बेस। देख रहे हैं आप लोग, कहीं रिलीजन की बात आ रही है यहाँ पे। वेस्टर्न थिंकर यही है, और वेस्टर्न थिंकर ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है पॉलिटिकल साइंस का। जिस दिन वेस्टर्न थिंकर आपका क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, उस दिन पॉलिटिकल थियरी अपने आप आएगी। रीजन, अब स्टेट की थियरी ऑफ स्टेट यहां पर पढ़ लिए हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ लिए। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के अनुसार राज्य क्या है, सब लिखने में क्या जाता है, मैकियावेली, हॉब्स लॉ, रूसो पढ़ लेंगे, रूसो नहीं है सिलेबस में, मार्क्स पढ़ लेंगे, तो उनके अनुसार स्टेट की थियरी क्या है, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा हमको बताना पड़ेगा कुछ स्टेट, एक फेमिनिस्ट मूवमेंट और पोस्ट कॉलोनियल उत्तर औपनिवेशिक राज्य। उत्तर औपनिवेशिक राज्य का मतलब वे राज्य जो कभी उपनिवेश थे, ठीक, अब वे नहीं है, उन राज्यों में क्या पोजीशन। और इसमें एक थियरी आएगी थियरी ऑफ हमजा अलवी, है हमजा अलवी। तो ये सब आएंगे, हो गया सब। एक सीधी सी बात है, ठीक, सुन लो, रूसो कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। रीजन क्यों नहीं कह सकता? रूसो के लिए कंपलसरी है जनरलिस्ट विल, तो जनरल विल, और जनरल विल पॉजिटिव डेमोक्रेसी है, मीन्स कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड मीन्स कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो अब अगर ये चीजें हैं तो स्टेट इज द नेसेसरी इविल का कंसेप्ट कैसे आएगा?
एक्चुअल विल, रियल विल और जनरल विल। और मैंने कहा था कि दो एक्चुअल और रियल विल होती है, ठीक। और मैंने पूछा भी था, याद आ रहा है अब मुझे, कि सब पहली बार चोरी किया है तुम लोगों ने? फर्स्ट टाइम मैंने किया है। हाँ, चोरी किया है। अगर चोरी नहीं किया है तो लड़के हो नहीं, करेगा। लड़कपन का एक बेसिक एलिमेंट है, होगा। सही बता रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे कि व्यक्ति चोरी जरूर करेगा। होता क्या है, जब पहली बार चोरी करते हैं तो दो स्टेप आप रहते हैं, एक्चुअल और रियल बिल का होता है। एक तरफ सोचते हैं कि अगर इधर गए तो पैसा मिल जाएगा, ये काम हो जाएगा, ठीक। और इधर आए तो ये पकड़े जाएंगे, मार पटेगी, इज्जत। अब इसी डायलेमा में ये पेंडुलम की तरह घूमने लगे, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तुम चोरी करना छोड़ दोगे, यही जनरल विल। हाँ, छोड़ो, जाने दो। लेकिन यहीं पर अगर स्वार्थ हावी हो गया तो एक्चुअल विल की तरफ जा जाओगे, देखा जाएगा। यानी मीन्स दो इच्छाओं के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, उस कन्फ्लिक्ट के बाद जो चीज निकलती है वही जनरल विल। और कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वह जनरल विल के ऑर्डर को फॉलो करे। तो अगर ऐसा है तो राज्य बुराई हुई कैसे, ये कोई प्रूव करे? नहीं, स्वार्थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यही यहां पर गलत था, स्वार्थी नहीं होता है। और इस रूसों का जो कंसेप्ट था, नेचुरल प्रोडक्ट, मैक्सिमम नेचुरल प्रोडक्ट और अचीवर कम हो, बुराई नहीं आएगी। मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी पार्टी में खाना अधिक हो, खाने वाले कम हो, तो कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक। दूसरे तरफ पॉपुलेशन बढ़ गई और नेचुरल प्रोडक्ट वही है, ओनरशिप के लिए ओनरशिप लेंगे, और तब एक व्यक्ति उठेगा और कहेगा ये मेरा है और ये तुम्हारा है, और यहीं से आई एंड यू का कंसेप्ट उत्पन्न, और यही प्रॉपर्टी है। प्लेट पर जब रख लेते हैं खाना उस डोंगे से, तो वह आपकी ओनरशिप हो जाती है, ये मेरा है। और जो डोने में रहता है वो तुम्हारा, तुम जितना मतलब उतना लो, मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया। आई एंड यू का कंसेप्ट आ गया। यानी मींस सोसाइटी में जितनी भी बुराइयां हैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी के कारण है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। प्रॉपर्टी, ठीक। अब तक कहता है इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी क्या है, साइंस एंड सिविलाइजेशन। साइंस एंड सिविलाइजेशन, पहले सुनना, पहले ऑनरशिप भी बता देते हैं, ठीक। इस प्रॉपर्टी के जन्म ने विज्ञान और सभ्यता को जन्म दे दिया, ठीक। और तब कहता है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से भ्रष्ट करने वाला ये विज्ञान और सभ्यता है। इसलिए साइंस एंड सिविलाइजेशन को कहता है तुम सब कुछ ले लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वे चीज लौटा दो जिसमें मैं खुश था, और वह चीज थी ये रूसो का कमेंट है। अब यहां पर वरदान दूसरी चीज है, वहां पर छोड़ दो रूसो के अकॉर्डिंग। अब इसका कंसेप्ट लेकर आओ, विज्ञान और सभ्यता यानी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अर्बन एरिया है और मेट्रो सिटी है, ठीक। नो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड, ये रूरल एरिया है, हो गया। मोरालिटी कहाँ है, यहां है या यहां? व्यक्ति का नैतिक पतन किसने किया? विज्ञान और सभ्यता ने किया कि किसने किया? आज भी गांव में जाओगे, एक गिलास पानी मांगोगे तो सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, गुड़ भी मिलेगा, लेकिन यहां पर नहीं मिलेगा। समझ रहे? तो नैतिक मोरल डिक्लाइन किसने किया? ये चीज थी रूसो की, समझ रहे हो? और रूसो ऐसा थिंकर था, जो रूसो के लाइफ में ऐसा कोई दुर्गुण था ही नहीं जो रूसो ने भोगा ना हो। बिना शादी के 12 बच्चों का बाप बन गया, समझ रहे? यानी 40 साल तक जो रूसो की लाइफ है पूरा लफंगा वाली थी, पूरे आवारा गर्दी वाली थी पूरा। लेकिन 40वें साल स्विस एकेडमी ने एक एस्से कंपटीशन निकाला, विज्ञान अभिशाप या वरदान,
और इस एस्से कंपटीशन में उसने यही थॉट यूज किया, फर्स्ट प्राइज जीता और यहीं से डाइवर्टेड हो गया। समझ रहे हो, ये चीज थी रूसो की महानता यहीं से शुरू। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल साइंस आईएएस बना देगा, लेकिन एक सफल राजनेता नहीं बनाएगा, क्योंकि सफल राजनेता बनने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, फरेब करना पड़ेगा, चीटिंग करनी पड़ेगी, इमोशनलेस होना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है पॉलिटिकल थिंग। कभी कभी अब मैं सोचता हूं, कभी किसी के क्लेवर का मैं जब शिकार बनता हूं, तब सोचता हूं काहे को पढ़े यार, क्या जरूरत थी पढ़ने की। क्या लिखा, कुछ लिखा है रिवोल्यूशन ने। यूनान के नगर राज्यों में क्रांति द्वारा शासन में प्राय परिवर्तन होता रहता था। शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अरस्तु की दृष्टि में क्रांति था। परिवर्तन का स्वरूप आंशिक हो या व्यापक, अरस्तु के लिए क्रांति है। अरस्तु के लिए क्रांति है। अरस्तु ने क्रांति को डैश .1 संविधान में आंशिक या व्यापक परिवर्तन, राजनीतिक व्यवस्था में आंशिक या व्यापक परिवर्तन, शासन में आंशिक या व्यापक परिवर्तन। पैराग्राफ चेंज कर। अरस्तु ने क्रांति के कारणों का मूल्यांकन किया और उन कारणों को सामान्य, विशिष्ट और शासन प्रणालियों में कारणों के रूप में विभक्त किया। पैराग्राफ चेंज कर। सामान्य कारण के अंतर्गत अरस्तु ने विषमता या असमानता को क्रांति का मूल कारण मानता है। अरस्तु राजनीतिक असमानता पर अत्यधिक बल दिया और आर्थिक असमानता को विशेष महत्व नहीं दिया। उसका विचार था कि क्रांति की याद दरिद्रता, कर्जखोरी और बेकारी से नहीं सुलगती। वो मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या का समर्थन नहीं करता। उसका संबंध केवल राजनीतिक असमानता से है। अरस्तु ने स्पष्ट किया कि लोग आर्थिक लाभ से कहीं अधिक राजनीतिक असमानता की भावना से प्रेरित होकर क्रांति करते हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अरस्तु आर्थिक असमानता को स्वीकार करता ही नहीं। अरस्तु का यह विचार था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक लाभ के लिए विद्रोह कर देते हैं, लेकिन उत्तम नागरिक, अच्छे भोजन, वस्त्र और आवास की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि समानता और न्याय की स्थापना के लिए क्रांति करते हैं। न्याय की स्थापना के लिए। पैराग्राफ चेंज करो। अरस्तु ने विशिष्ट कारण के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहा और स्पष्ट किया कि हो गया दीक्षा तुम्हारा, यहां पर हो गया, पॉइंट वाला आ गया, डेट आ गया, ये चलो।
पहला पॉइंट डैश देके पहला पॉइंट लिखना। अरस्तु का विचार था कि यदि शासक वर्ग मनमाना व्यवहार करते हुए जनता के हितों को हानि पहुंचाकर अवैध ढंग से धन को संचित करता है तो शासन के विरुद्ध जनता क्रांति कर देती है। दूसरा, यदि राज्य के किसी भाग में अत्यधिक विकास हो जाए और दूसरा भाग विकास से दूर रहे, ऐसी स्थिति में जिस भाग का विकास नहीं होगा उस भाग की जनता शासन के विरुद्ध क्रांति कर देगी। यहां पर भी क्या निकला? असमानता निकली ना भाई। एक जगह का डेवलपमेंट हो गया, एक जगह का कम डेवलपमेंट हो गया, तो क्या निकल रहा? असमानता। ठीक, नेक्स्ट, राज्य में छोटे मोटे परिवर्तन की आवश्यकता होती रहती है, लेकिन कभी कभी शासकों द्वारा उन परिवर्तनों को